हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके इस परिवार टॉपर चॉइस में। तो एक बार फिर से हम आप सबके बीच आ चुके हैं एक नया चैप्टर लेकर पॉलिटिकल साइंस का। कौन सा? राजनीति विज्ञान का अगला चैप्टर लेकर हम आ गए हैं और अगले चैप्टर का नाम है कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या होता है और सत्ता में साझेदारी क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने जान लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब बात यह है कि जब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को हम लोगों ने समझ लिया तो अब सरकार चलती कैसे है। ठीक है, उस कोई भी अगर नियम को लागू किया जाता है तो उस नियम को चलाया कैसे जाएगा, उसका कुछ तरीका होता है। ठीक है, उसी को कार्य प्रणाली बोला जाता है। तो वही आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? बताइए, अगर आप सब तैयार हैं तो जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सब जल्द से जल्द क्लास को शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान का अध्याय दूसरा। ठीक है, दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, कार्य प्रणाली मतलब कि उसके कार्य करने की जो तरीके हैं ना, सत्ता में जो साझेदारी हुई है तो सरकार की जो काम करने की जो तरीके हैं उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ना है। और ये भी उसमें पढ़ेंगे कि उसकी शक्तियां क्या होती है। मान लीजिए पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायत सरकार की, तो अगर पंचायत सरकार है तो उसकी क्या शक्तियां है, क्या पावर है उसका, और उसका कार्य क्या क्या है। ठीक है, अगर राज्य सरकार की बात करें तो उसमें भी यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए चैप्टर का नाम, अध्याय 2। कौन सा अध्याय है? अध्याय 2 है और नाम है इसका सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, क्या है? कार्य प्रणाली। यही है हम लोग का चैप्टर, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। हम लोगों ने लोकतंत्र समझ लिया था, लोकतंत्र क्या है और सत्ता में साझेदारी क्या होता है। कहने का मतलब है कि देश में, किसी भी देश में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और सभी का जब सरकार में भागीदारी हो जाती है और साझेदार हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब रही बात कि उसका काम करने का ढंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम बात करेंगे कि सत्ता में जो साझेदारी होती है कैसे होती है। ये हमने थोड़ा सा हिंट दिया था पहले चैप्टर में कि जब बंटवारा होता है तो 3 अंगों के बीच में बंटवारा होता है। ठीक है, 3 अंगों के बीच में और 3 स्तरों के बीच में बंटवारा होता है। यहाँ पर आप लोग अगर पहले की पढ़ेंगे तो 2 स्तर दिखाई देते हैं, लेकिन 1992 के बाद 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को तीसरा स्तर घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, कौन से? 73वें संशोधन में, 1992 ईस्वी के 73वें संशोधन में तीसरा स्तर घोषित किया गया। किसे? पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, यहां पर लिख भी देते हैं कि 1992 ईस्वी में 73वें संशोधन के द्वारा क्या पंचायती राज व्यवस्था को तीसरा स्तर घोषित किया गया। ठीक है, पंचायती राज शॉर्टकट में लिख दिया है पंचायती राज व्यवस्था। जैसे आज हम लोग जानते हैं ना, एक सरकार हम लोग की स्थानीय सरकार चलती है। ठीक है, देश में एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, और इसके बाद एक सरकार हम लोग की स्थानीय सरकार होती है, जिसे हम लोग पंचायती सरकार कहते हैं। या फिर अगर आप लोग नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत, या फिर नगर पार्षद, या फिर नगर निगम। ठीक है, वो आपकी स्थानीय सरकार हो गई। इसके बाद राज्य सरकार होती है, इसके बाद केंद्र सरकार होती है। तो आप लोग जानते हैं
तो 3 स्तरों के बीच बंटवारा होता है सरकार का, ठीक है, और 3 अंगों के बीच। अब 3 अंग क्या है और 3 स्तर क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से आप सबको रिपीट कर देते हैं कि जो 3 अंग होते हैं ना, जो 3 अंग होते हैं सरकार के, वो पहला अंग क्या होता है, विधायिका। क्या होता है, विधायिका। और दूसरा अंग क्या होता है, कार्यपालिका। क्या होता है, कार्यपालिका, ठीक है ना। और तीसरा अंग क्या होता है, न्यायपालिका। मतलब कि सरकार के शक्तियों का जो है बंटवारा कर दिया जाता है, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है अलग अलग विभागों को, ठीक है। अब देखिए इसमें जिम्मेदारी क्या क्या दिया गया है। विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। क्या काम होता है, कानून बनाना। कानून बनाने की जिम्मेवारी जो है विधायिका में होती है, विधायिका में, ठीक है। क्या है, कानून बनाना, कानून बनाना। अब बताइए कि विधायिका में कौन कौन से सदस्य रह सकते हैं। विधायिका हम लोग किसे कहेंगे, विधायिका किसे कहेंगे, विधायिका हम लोग सांसद को कहते हैं, ठीक है, सांसद को विधायिका कहते हैं। अब सांसद किसे कहेंगे, सांसद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा सांसद जो है, सांसद में सिर्फ सांसद लोग ही सांसद नहीं होते हैं। इसमें लोकसभा, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके बाद राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर के, ये तीनों मिलाकर के संसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तीनों मिलाकर के सांसद कहलाते हैं। अब सांसद में देख लीजिए कि कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 543। कितनी होती है, 543। पहले 545 होता था, पहले 545 होता था। हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं कि 2 को क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 2 जो है एंग्लो इंडियन के नाम से रखा जाता था, एंग्लो इंडियन के लिए रखा जाता था 2 सीट, ठीक है। तो वह अब प्रथा समाप्त हो चुकी है। 543 सीटों पे चुनाव होता है लोकसभा का, तो 543 सदस्य हो गए लोकसभा में। और इसके बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में 243, ठीक है, राज्यसभा में 243। इसके बाद राष्ट्रपति तो एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए राज्यसभा में 233 राज्यसभाओं का चुनाव होता है। कितने का होता है, 233 राज्यसभाओं का चुनाव होता है। इसके बाद यहाँ पर 245 होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। 233 राज्यसभाओं का चुनाव होता है, मतलब जो सदस्य होते हैं 233 वो चुन कर आते हैं, लेकिन 12 राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जितनी भी बातें हैं ना, ये क्या है, सिर्फ भारत की बातें हैं, ठीक है। ये सब क्या है, भारत की हम बात बता रहे हैं कि भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंगों के बीच बंटवारा हुआ है। और विधायिका में सांसद आते हैं, सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के सांसद कहा जाता है। ये सिर्फ भारत की बात हम बता रहे हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 स्तरों के बीच, ठीक है। अभी तो इसके बाकी है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का क्या काम होता है, कानून को लागू करना। क्या काम होता है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का कानून की देखभाल करना, कानून की देखभाल करना। ये हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। अब हम बात करेंगे 3 स्तरों के, ठीक है। 3 स्तरों के बीच क्या बंटवारा होता है, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। हमने बताया था ना, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो हमने बताया अंग जो है क्षैतिज वितरण होता है, अंग का क्षैतिज वितरण होता है, और ये जो स्तर होता है ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। कैसे, सबसे पहले आता है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार।
इसके बाद क्या आता है, इसको ऐसे बंटवारा किया जाता है, ऐसे, इसीलिए इसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके बाद आता है राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। और इसके बाद आता है स्थानीय सरकार। क्या आता है, स्थानीय सरकार, ठीक है। यही 3 स्तर होते हैं सरकार के। अब ये 3 स्तर क्यों लगाए गए, ठीक है, 3 स्तर क्यों लगाए गए? हालांकि अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। जब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। और ये जो पूरा चैप्टर है संघात्मक के बारे में ही पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, संघात्मक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो 3 स्तर होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार, और एक होता है राज्य सरकार, और एक होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब पंचायती सरकार भी हम लोग बोल सकते हैं, या कोई अगर नगर पंचायत में रहता है या फिर नगर पार्षद में रहता है, इसके बाद नगर निगम में रहता है, ठीक है, तो वो अलग अलग सरकारें वहां पे हो सकती है। तो ये रहे आपके 3 स्तर और 3 अंग। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे कि जो इनकी कार्य प्रणाली है वो कैसी होती है। कार्य प्रणाली की बात की जाए, कार्य प्रणाली की बात की जाए तो सबसे पहले आप बताएं, सरकार जो होती है, सरकार जो होती है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होती है एकात्मक सरकार। क्या होती है? एकात्मक, ठीक है। और एक होती है संघात्मक। संघात्मक को हम लोग दोहरी सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए दोहरी सरकार, तो दोहरी सरकार का मतलब होता है संघात्मक, ठीक है। एकात्मक सरकार का मतलब ये होता है, एकात्मक का मतलब ये होता है कि किसी देश में सिर्फ केंद्र का ही पावर हो, एक ही सरकार चलती हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो किसी देश के, और वहीं से पूरे देश में कानून चलता हो, पूरे देश में राज्य शासन व्यवस्था जो है उसी के अनुरूप चलती हो। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में जो है उसको, उसके पावर को, उसके जिम्मेदारियों को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे देश में, अपने देश में देख लिया जाए तो अपने देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि सर्वे सर्वा यहाँ पर केंद्र नहीं है। केंद्र के अलावा अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें भी हैं, और अलग अलग पंचायतों में पंचायत सरकारें भी हैं, मतलब कि स्थानीय सरकारें भी हैं। लेकिन एकात्मक सरकार में देखा जाए तो पूरे देश को एक ही सरकार रूल करती है, ठीक है। पूरे देश में एक ही सरकार जो है देश को चलाती है, और इसी के अनुरूप देश चलता है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली जो है वो देखेंगे हम लोग। संघात्मक व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है? संघात्मक व्यवस्था, इसे ही दोहरी सरकार कहा जाता है। दोहरी सरकार का मतलब समझ रहे हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार होती है, उसे दोहरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। उसी को संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। मतलब जहां सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों का मतलब अलग अलग राज्यों में, हमारे देश में 29 राज्य हैं, तो 29 इकाई में बटा हुआ है, और वहां पे 29 अलग अलग सरकारें हैं, ठीक है। विभिन्न इकाइयों मतलब राज्यों के बीच बटी रहती है। उदाहरण में अगर देखा जाए, भारत में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, बहुत सारे ऐसे देशों में है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन अगर एकात्मक की बात की जाए, एकात्मक की बात की जाए तो इकहरी सरकार, एकात्मक सरकार को, एकात्मक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एकहरी सरकार बोला जाता है, या फिर एकात्मक व्यवस्था बोला जाता है। जहां सत्ता केंद्र सरकार में निहित, मतलब कि सर्वे सर्वा वहां की जो है सारी शक्तियां कहां पे होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं, ठीक है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। उसे क्या कहा जाता है? एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है, या एकहरी सरकार कहा जाता है। शासन का एक ही स्तर होता है, मतलब शासन का एक ही स्तर होता है। लेकिन अगर संघात्मक व्यवस्था में देखेंगे तो इसका स्तर एक ही नहीं है, इसको 3 स्तरों में विभाजित कर दिया गया है। 3 स्तरों के बीच बंटवारा कर दिया गया है सारी शक्तियों का। उदाहरण में हम देखते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो वहां पर कौन सी सरकार है? एकात्मक शासन व्यवस्था है।
मतलब एकहरी सरकार है। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, संघीय सरकार है, दोहरी सरकार है। अब देखिए संघीय शासन व्यवस्था की जो है विशेषता क्या, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोहरी सरकार होती है। कौन कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब इसमें एक और प्लस कर लेंगे, पंचायत सरकार या फिर स्थानीय सरकार को लिख लेते हैं, स्थानीय सरकार लिख लेते हैं। ठीक है, स्थानीय सरकार। इन सब सरकारों के बीच में जो है सत्ता की साझेदारी रहती है, सत्ता का बंटवारा रहता है, जिम्मेदारियों का बंटवारा रहता है, और सबको पावर दे दिया गया होता है कि आपको इतना पावर दे दिया गया है। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए लिखित संविधान, ये जो मान लीजिए राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है या फिर स्थानीय सरकार है, सबसे पहले अपना जो लिखित संविधान है उसके हिसाब से काम करेगी। कोई भी सरकार होती है, कोई भी सरकार होती है, वो कैसे सरकार चलाती है, मतलब कैसे अपना निर्णय लेती है, कैसे कानून बनाती है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, अपना जो लिखित संविधान है, अपने देश का जो संविधान है उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है देश की जनता। ठीक है, सबसे पहले कि देश का जो संविधान है वो क्या कह रहा है और उसको देखते हुए कानून बनेगा। इसके बाद पब्लिक डिमांड, मतलब जनता को देखते हुए, जनता की क्या मांग है उसको देखते हुए कोई भी कानून बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा लिखित संविधान है उसको फॉलो करना होता है इन तीनों सरकारों। ठीक है, अब रही बात कि शक्ति का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। कैसे शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, यहाँ पर देखिए केंद्र की सूची में, केंद्र की सूची में 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र को कितने विषयों पर, कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, 97 विषयों पर। ठीक है, कितने, 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसको, केंद्र सरकार को। वहीं अगर देखा जाए राज्य को, राज्य को जो है 66 विषय, राज्य को 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और जो राज्य सूची है, मतलब कि राज्य को जो अधिकार मिला है जिस सूची में, उसको राज्य सूची कहते हैं। और जिसमें केंद्र को अधिकार दिया गया है उसे केंद्र सूची कहते हैं। अब आता है, एक आता है समवर्ती सूची। क्या आता है, एक आता है समवर्ती सूची। ठीक है, अब समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है आप सबको बता दें कि जो 7वीं क्या है, पहले यह बात कर लेते हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। ये तो हो गया, मान लीजिए 97 विषय पर हमने क्या बोला कि 97 विषय पर हमने क्या बोला, 97 विषय पर जो है केंद्र को, 97 विषय पर किसको पावर है, केंद्र को, केंद्र के पास अधिकार है 97 विषय पर। इसके बाद 66 विषय पर, 66 विषय पर राज्य को है। अब रही बात 47 विषय पर, अब 47 विषय पर किसका अधिकार है, 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, यह है केंद्र और राज्य दोनों को है। ठीक है, किसको, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों को है 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और उसे जिस सूची में शामिल किया गया है समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या है, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में उन मामलों को रखा गया है, समवर्ती सूची में उन मामलों को रखा गया है, उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को हो। ठीक है, समवर्ती सूची में मतलब, समवर्ती सूची का मतलब उसमें जो 47 यहाँ पर दिख रहा है ना, 47 विषय, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, केंद्र को भी प्राप्त है और राज्य को भी प्राप्त है, मतलब कि दोनों को प्राप्त है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। अब रही बात स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यह संघात्मक सरकार में इसके संघात्मक शासन व्यवस्था की यह विशेषता है, मुख्य विशेषता है। क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। अगर गांव पंचायत में ही अगर बात की जाए, एक सरपंच होता है,
या फिर कोई बड़े से बड़े कोर्ट का जो जज होता है न्यायपालिका होता है, न्यायाधीश, वो क्या करता है, पूरी तरह से आजाद रहता है, स्वतंत्र रहता है और बिना किसी का पक्ष लिए वो अपना फैसला सुनाता है। मतलब गलत जो होते हैं उनको सजा देती है और जो सही होते हैं उनको न्याय देता है, न्याय दिलाता है। तो वैसे क्या करते हैं, निष्पक्ष भाव से, मतलब बिना किसी का पक्ष लिए हुए, ठीक है, बिना किसी का पक्ष लिए हुए और बिना किसी दबाव के, मतलब स्वतंत्र रूप से वो अपना फैसला सुनाते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, ये भी न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय जो है दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हर अलग अलग स्टेटों में हाई कोर्ट होते हैं। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अलग है, उच्च न्यायालय अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, हम लोग कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है मतलब जिला न्यायालय होता है या उसे सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। इसके बाद अनुमंडल में भी न्यायालय होता है, उसे अनुमंडल न्यायालय बोलते हैं। इसके बाद ग्राम कचहरी में भी एक न्यायालय होता है। आप लोग कहोगे कि ग्राम कचहरी में तो न्यायालय हमने देखा ही नहीं है। तो भाई ग्राम पंचायत में, अपने पंचायती राज व्यवस्था में एक सरपंच पद का चुनाव होता है और वही न्यायाधीश होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच जो होता है वो न्यायाधीश होता है और वही न्याय करता है। वो किसके अंतर्गत आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप लोग सोचते हो, कभी सोचे हो कि मुखिया को जी क्यों कहते हैं और सरपंच को साहेब क्यों कहते हैं, सोचे हो? तो मुखिया जो होता है ना, जनता का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जनता का सेवक होता है, जनता का नौकर होता है, ठीक है। इसलिए उसे रिस्पेक्ट देने के लिए जी बोला जाता है, मुखिया जी। लेकिन अगर बात की जाए सरपंच की तो वह एक ऑफिसर कैटेगरी में आ जाएगा, वो एक न्यायालय में न्यायपालिका के अंतर्गत आ जाएगा, इसीलिए उसे साहब कहा जाता है, ठीक है। मुखिया जो होते हैं सेवक होते हैं जनता के, इसलिए उन्हें जी कहा जाता है। तो आप समझ गए, ग्राम कचहरी मतलब सभी ग्राम पंचायत में एक सरपंच पद का चुनाव होता है जिसे ग्राम कचहरी में न्यायपालिका का हक मिला होता है, न्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नगर पंचायत या नगरीय, इसके जो अंग होते हैं, जैसे नगर पंचायत के कौन कौन से अंग हैं, नगर पंचायत के कौन कौन से अंग हैं देख लेते हैं। नगर पंचायत में एक होता है अध्यक्ष, ठीक है, एक होता है उपाध्यक्ष और एक होता है कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। नगर पंचायत के कौन कौन से अंग हैं, नगर पंचायत के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, नगर पंचायत में 3 अंग होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और एक होता है कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। ये नगर पंचायत के 3 अंग होते हैं। अगर वही बात की जाए नगर परिषद की, तो नगर परिषद के भी 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नगर पार्षद, एक होती है विभिन्न समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी। अब देखिए जो नगर पंचायत में होता है ना, इसमें समितियां नहीं होती है, ठीक है, समितियां नहीं होती है। लेकिन नगर परिषद की बात की जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार की समितियां शामिल होती हैं। वहीं अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम में 5 अंग होते हैं। नगर निगम के 5 अंग होते हैं। कौन कौन, एक होता है महापौर, होता है ना, महापौर का चुनाव होता है, महापौर। इसके बाद उप महापौर, मतलब महापौर एवं उप महापौर। इसके बाद निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति, इसके बाद नगर आयुक्त। ये 5 अंग होते हैं नगर निगम के। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि नगर निगम के कौन कौन से अंग होते हैं या नगर निगम के जो अंग होते हैं उनके नाम लिखें, नगर परिषद के अंगों के नाम लिखें या फिर नगर पंचायत के अंगों के नाम लिखें, तो यहाँ पर आप सबके सामने दिया गया है। अगर आप सभी से पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे नगर पंचायत के अंग, ये रहे नगर परिषद के अंग और ये नगर निगम के अंग, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं संघात्मक व्यवस्था क्या है। अब इसके बारे में अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे और डिटेल से, ठीक है। इसके अभी तो ये 3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म होगा,
ठीक है, 3 पार्ट में ये जो चैप्टर है ये खत्म होगा। ये आज का पहला चैप्टर हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, और उसमें क्या पढ़ना रहेगा, संघात्मक व्यवस्था को और डिटेल रूप से पढ़ना रहेगा। उसमें ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देखेंगे, वो हम देखेंगे तीसरे पार्ट। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, 2 अंकों वाला। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।